हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। फिजिक्स अनबॉक्सिंग में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल भी बनता है यहाँ से। ठीक है, तो देखना ज़रा, पिछले वाले वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर चुके हैं आवेश निश्चरता का नियम। मतलब आवेश वेग पे डिपेंड नहीं करता। वेग पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब यदि किसी वस्तु का आप वेग बढ़ा दो, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जबकि उसके आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम का नियम। तो देखना ज़रा, एक कूलाम नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया, उसका नाम था कूलाम का नियम। अब इन्होंने क्या किया, इस बल की तुलना हम डायरेक्ट 11th क्लास में एक चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो और ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो वहीं से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ज़रा, देखो ज़रा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता था, आप देख चुके हो। गुरुत्वाकर्षण जो बल था वो क्या होता था, और आज हम पढ़ने वाले हैं आकर्षण बल, और एक होता है कूलाम बल या कूलाम नियम। अभी इसका नाम डिस्कस करेंगे, कूलाम बल को और क्या बोलते हैं, कूलाम बल। देखना ज़रा क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता था। गुरुत्वाकर्षण में हम दो मास लेते थे, दो द्रव्यमान लेते थे, एक को m1 बोला, दूसरे को m2 बोला। दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पे रख दिया, r दूरी पे मैंने रख दिया, बैलेंस कर दिया। तब हमने देखा था इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब दोनों पिंड एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे। देखना, हमने ये देखा था इन दोनों के मध्य जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार इन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो किसके समानुपाती होता है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल। दोनों द्रव्यमान कौन से हैं, m1 और m2 का क्या करना है, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती ये बल होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं हम, याद करना। फिर हमने क्या बोला, बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r² के बराबर होता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखना जरा हमने क्या क्या किया था। ये जो बल को एक सम्मिलित रूप से हमने लिखा था, वो लिखा था m1 m2/r²। जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल G, m1 m2/r²। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। इसी चीज़ को जरा यहाँ पे देखना, कूलाम नियम। देखो एक चीज़ याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल में हम द्रव्यमानों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, द्रव्यमानों की, मास की बात करते हैं ना, द्रव्यमानों की बात करते हैं। जबकि कूलाम बल में हम आवेशों की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आवेशों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों पिंड थे वो कौन से थे, द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों रहेंगे, दो पिंड रहे होंगे, वो क्या रहे होंगे, आवेश रहे होंगे, आवेश Q1 और Q2। ये भी दोनों एक दूसरे से r दूरी पे थे, यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे से कौन सी दूरी पे रहेंगे, r दूरी पे रहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगता है, यहाँ पे भी क्या सिर्फ और सिर्फ आकर्षण ही लगेगा क्या, जरा सोच के आंसर करना। तो आंसर ये होगा, यहाँ पे आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। क्यों रहा होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण तो तब रहा होगा जब दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, आकर्षण का मतलब दोनों आवेश विपरीत रहे होंगे, ठीक है, विजातीय। और प्रतिकर्षण कब रहा होगा, जब दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, अलग अलग नहीं, समान रहे होंगे, सॉरी, जब दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, समान। तो कहने का मतलब ये दोनों आवेश बराबर, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब कहने का मतलब ये समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। समान रहे होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत रहे होंगे तो आकर्षण, रिपेल, अट्रैक्शन और रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बल लगेगा वो आकर्षण भी होगा और कौन सा होगा, प्रतिघर्षण भी होगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला डिफरेंस तो यहीं पे आ चुका है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण की प्रकृति का होता है, जबकि कूलाम बल के अंदर जो बल लगता है दो आवेशों के मध्य, वो आकर्षण भी रह सकता है और प्रतिकर्षण भी रह सकता है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि दोनों आवेशों पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, देखना इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण तो तब रहा होगा जब दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, समान या विपरीत। आंसर क्या होगा आपका, जब दोनों आवेश समान रहे होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे, और जब दोनों आवेश विपरीत रहे होंगे तो ये वापस आप एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में यही पहला डिफरेंस तो यही पता चलता है कि ये जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा ही कौन सी प्रकृति का रहेगा, अट्रैक्शन, आकर्षित प्रकृति का रहेगा। लेकिन ये कूलाम बल है वो दोनों ही प्रकृति प्रदर्शित करेगा, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो दोनों आवेश लिए हैं वो दोनों आवेश स्थिर है, वो दोनों आवेश हैं जो कैसे हैं, इनकी प्रकृति क्या है, यानी कि समान है या विपरीत है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली कूलाम ने कि ये जो इन दोनों आवेशों के मध्य बल लगता है या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, अब हम आकर्षण प्रतिकर्षण की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बल की बात कर रहे हैं। ये बल कोई सा भी हो सकता है, ये बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। जिस प्रकार से यहाँ पे देखा था गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, वैसे ही ये यहाँ पे क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन्होंने इसको कौन सी इक्वेशन दी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उन्होंने किया कि इन दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है, मध्य की दूरी क्या ली है, आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, बल। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या थी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे भी क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको इक्वेशन कौन सी दे दिया, सेकंड। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से उन्होंने क्या किया, दोनों को सम्मिलित करके एक साथ क्या लिखा उन्होंने, ये जो बल लगता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। फिर यहाँ पे उन्होंने समानुपाती चिन्ह को हटाया, तो यहाँ पे भी उन्होंने समानुपाती चिन्ह को हटाया। फिर देखना, समानुपाती चिन्ह को जब हटाया तो यहाँ पे एक नियतांक आया, उसे यहाँ पे बोला गया के, समानुपातिक स्थिरांक के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ और डिफरेंट अलग है यहाँ से इन दोनों में कि यहाँ पे तो हम जी लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, के लेते हैं। ठीक है, तो के और जी, यही के भी यहाँ पे समानुपातिक स्थिरांक है और जी भी क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो और मैंने इसको समझा भी दिया। हमने देखा कि ये जो दोनों बल थे वो लगभग एक दूसरे के कैसे थे, सिमिलर थे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। अब हम इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो देखना जरा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जिसका फॉर्मूला क्या निकला यहाँ पे, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होना चाहिए। यहाँ पे के क्या था, के क्या था, स्थिरांक था, कांस्टेंट था, समानुपाती स्थिरांक था, समानुपाती स्थिरांक था, समानुपातिक स्थिरांक था। ठीक है, अब जरा देखना और देखा कूलाम का नियम का फॉर्मूला ये निकला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या था, कांस्टेंट था, समानुपाती स्थिरांक था। अब कूलाम के नियम को थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोकते हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं कूलाम का नियम, इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना, और क्यों पढ़ रहे हैं, देखना जरा। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, दो आवेश लिए। हम यहीं पे इसकी सीमाएं भी डिस्कस कर लेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, देखना जरा। कूलाम ने क्या किया, दो आवेश लिए। पहला आवेश उन्होंने माना Q1, दूसरा आवेश उन्होंने माना Q2। दो आवेश लिए कूलाम ने, दोनों आवेशों को नाम दिया Q1 और Q2। दोनों को एक दूसरे से r दूरी पे रख दिया। कितनी दूरी पे रख दिया, r दूरी पे रख दिया। अब पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो दूरी है वो कितनी थी, ये दूरी 10 की घात माइनस 15 मीटर से क्या थी, ज्यादा थी। अब इसको ज्यादा रखने का रीजन भी था। ठीक है, क्यों था अब डिस्कस करेंगे हम आगे, देखना। दो आवेश लिए, दोनों को एक दूसरे से r दूरी पे रखा। ये जो दूरी थी वो 10 की घात माइनस 15 मीटर से ज्यादा थी। तो उन्होंने पाया कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। या तो इनके मध्य बल लगा होगा आकर्षण, या इनके मध्य बल लगा होगा प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे आकर्षण कब लगा होगा,
जब दोनों आवेश विपरीत रहे होंगे तो आकर्षण बल लगा होगा, और प्रतिकर्षण कब लगा होगा, जब दोनों आवेश समान रहे होंगे, सजातीय रहे होंगे। ठीक है, अब आकर्षण प्रतिकर्षण को यहीं पे रोकना। यहाँ पे जो बल लगा, उन्होंने इस बल को नाम दिया स्थिर वैद्युत बल। कूलाम ने क्या किया, इस बल को नाम दिया स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, फिर ये जो दोनों आवेश थे वो इस यहाँ पे कौन सी अवस्था में थे, स्थिर अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे, स्थिर अवस्था में। तो कूलाम ने इनकी सीमाएं भी साथ साथ बता दी कि दोनों आवेश एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर पे रखे होने चाहिए, ज्यादा पे, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा पे, और दोनों आवेश कौन से होने चाहिए, स्थिर एवं बिंदुवत, पॉइंट के आकार के होने चाहिए, स्थिर एवं बिंदुवत। ठीक है, अगर आवेश स्थिर रहे होंगे तभी इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, अन्यथा इनके मध्य ये कूलाम नियम नहीं लगेगा। दूसरा, बिंदुवत होनी चाहिए, बिंदुवत का मतलब पॉइंट के आकार का। तीसरी, ये जो दूरी है इनके मध्य की दूरी वो 10⁻15 से क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। अगर आवेश स्थिर रहे होंगे तभी इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, और दोनों आवेश बिंदुवत रहेंगे तभी कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, और दोनों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 10⁻15 से क्या रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी कौन सा नियम लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा। तो हमने देख लिया कि कूलाम नियम की सीमाएं क्या है। फर्स्ट, दोनों आवेश 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी पे। दूसरी चीज, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तीसरी चीज, दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देने जा रहा हूँ कि ये 10⁻15 मीटर से ज़्यादा क्यों रखा, कम क्यों नहीं रखी या बराबर क्यों नहीं रखी। हमने पढ़ लिया है कि ये एक नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस नाभिक का जो आकार होता है, मतलब रेडियस होती है, वो कितनी होती है, 10⁻15 मीटर त्रिज्या की होती है। अगर कोई भी आवेश इस त्रिज्या के अंदर आ गया, मतलब इस आकार के, मतलब दो आवेश अगर एक दूसरे के पास रखे हैं, वो भी कितनी मीटर पे, 10⁻15 मीटर पे या इससे कम दूरी पे, तो वो बिहेव करेगा किसकी तरह, नाभिक की तरह। और नाभिक के मध्य जो बल लगता है, नाभिक के अंदर जो बल लगता है वो किस प्रकृति का होता है, नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल होता है। तो कूलाम ने क्या किया, दोनों आवेशों को 10⁻15 मीटर पे ना रखे, इससे थोड़ा ज़्यादा रख दिया। अगर कम पे रखा होता तो दोनों आवेश कहाँ, किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, नाभिक की तरह, और वहाँ पे बल स्थिर वैद्युत बल ना लग के कौन सा बल लगता, नाभिकीय बल। जो नाभिकीय बल की वो तो डिफाइन ही नहीं कर रहा था उसको, तो वो तो डिफाइन कर रहा था किसको, स्थिर वैद्युत बल को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखना जरा, ये इसकी क्या थी, सीमाएं थी, जो 3 सीमाएं थी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कूलाम नियम की सीमाएं बताएं, तो ये तीनों क्या है, इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, लिमिटेशन है। तो देखना, ये इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल। तो इस बल की एक तो रही होगी प्रकृति, एक रहा होगा इसका परिमाण, एक तो रही होगी इसकी प्रकृति और एक रहा होगा इसका परिमाण। ठीक है, तो इस बल की प्रकृति कैसी थी, ये जो बल लगता है इसके मध्य वो किस प्रकृति का था, हमने देखा था ये जो बल लगता था वो एक तो था आकर्षण का, आकर्षण प्रकृति का, और दूसरा कौन सा था, प्रतिकर्षण प्रकृति का। यहाँ तक क्लियर है। आकर्षण कब लगेगा, जब दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, विपरीत या विजातीय, विपरीत आवेश के मध्य है ना, विपरीत आवेश। और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब दोनों आवेश कैसे रहे होंगे, समान रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, समान या सजातीय आवेश रहे होंगे, तब इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमने देखा स्थिर वैद्युत बल के अंदर क्या क्या था, एक तो प्रकृति हो सकती थी उसकी, कि नेचर कैसा है उस बल का, आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का। मैंने बता दिया प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा। ठीक है, अब एक होता है इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब इस परिमाण को हम किसकी सहायता से निकालते हैं, उसको निकालते हैं कूलाम नियम की सहायता से निकालते हैं। किसकी सहायता से निकालते हैं, कूलाम नियम की सहायता से। याद रखना, कूलाम नियम की सहायता से, याद रखना कूलाम नियम की सहायता से हम क्या निकालते हैं, परिमाण। किसका परिमाण, स्थिर वैद्युत बल का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका कि कूलाम नियम का उपयोग क्या है,
क्या उपयोग है उसका, यूज क्या है, तो आप बताओगे जो स्थिर वैद्युत बल लगता है दोनों आवेशों के मध्य, उसका क्या निकालना होता है, परिमाण निकालना होता है। तो परिमाण निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कूलाम नियम का। और हमने देख लिया है जो कूलाम नियम से जो बल आया है उसका परिमाण कितना आया है, अभी देखा था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये एक पूरा मैंने समझा दिया है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिवाइंड करके देखना वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत बल होता है। इसकी एक तो प्रकृति रही होगी, एक परिमाण रहा होगा। प्रकृति को रखो थोड़ी देर के लिए साइड में। परिमाण किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। और कूलाम के नियम से जो परिमाण आया वो कितना है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और इसको मतलब ऐसे समझ के भी याद रख सकते हो। तो देखना, पढ़ रहे थे, ये जो बल था, ये बल कौन सा था, स्थिर वैद्युत बल था। ये जो बल था वो कौन सा बल था, स्थिर वैद्युत बल था। और ये स्थिर वैद्युत बल का क्या था, परिमाण था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखना जरा, फर्स्ट जो K है इसका मान किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। K का जो मान है वो एक तो मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर निर्भर करता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी, जो K का मान है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा एक तो मात्रकों की पद्धति पर, MKS, CGS, FBS और SI पद्धति, ठीक है। 11वीं क्लास में आपने देख लिया। अभी हम पद्धतियाँ डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, K की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मात्रकों की पद्धति पर और माध्यम पर। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो K का मान है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो एक तो मात्रकों की पद्धति पर और सेकंड वो डिपेंड करता है माध्यम पर, कि ये जो दोनों आवेश रखे हुए हैं वो किस माध्यम में है, मतलब इनके बीच में मीडियम कौन सा है, या तो पानी रहा होगा, हवा रही होगी, निर्वात रहा होगा, कुछ भी, ठीक है, जो माध्यम रहा होगा उस पर डिपेंड करता है। और ध्यान रखना, जो K का मान है वो कौन सी पद्धति में बात कर रहे हैं, SI पद्धति में, वह निर्वात के लिए जो K का मान आया है, ध्यान रखना, SI पद्धति में और निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं वो मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अभी हम देखेंगे मात्रक कैसे लिखा मैंने ना। अभी आप इतना याद रखना, SI पद्धति में और निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इसको जब सोल्व करते हैं, इस चीज़ को जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आती है, 9 × 10⁹ यही इसका क्या है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कहाँ से आया अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखना जरा ये कैसे आया होगा। और ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको यहाँ पे बोलते हैं, इसकी यहाँ पे वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है। और इस एप्सिलॉन को बोलते क्या है, देखना जरा, मैं इसको बोल के दिखा रहा हूँ। एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख दूँ, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं, याद रखना। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। तो देखना यहाँ पे K की वैल्यू ये कैसे आई होगी, 9 × 10⁹ कैसे आया होगा, 1 की जगह 1 ही आएगा, 4 की जगह 4 ही आएगा, पाई की जगह 22/7 या 3.14 मैंने रख दिया 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है
8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, जब आप इस चीज़ को पूरे को सोल्व करोगे तो देख लेना जाके 9 इंटू 10 की घात 9 ही आता है। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना जरा, इस एप्सिलॉन नोट को यहाँ पे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। देखो, निर्वात की विद्युतशीलता से तात्पर्य ये है कि जो दोनों आवेश रखे हुए थे, स्थिर जो आवेश रखे हुए थे, इनके मध्य यहाँ पे ये जो दो आवेश थे, एक तो था Q1 और दूसरा कौन सा था, Q2, इनके मध्य जो माध्यम था वो कौन सा था, निर्वात था। कौन सा था, निर्वात था। हमने देखा ना कि K का मान SI पद्धति में और निर्वात के लिए कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब इस K की वैल्यू किसके लिए देख रहे हैं, निर्वात के लिए। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जब निर्वात रहा होगा तब इनके मध्य बल कितना लगेगा, ये बल लगता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, निर्वात में बल है। इस एप्सिलॉन नोट भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, और इस जीरो का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो आकर्षण प्रतिकर्षण ये नहीं दिखा रहा है, ये इतना दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ कि दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो कौन सा है, निर्वात। हमने देख लिया कि फॉर्मूला आ चुका है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K क्या था वहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक। अब मैं वापस से कूलॉम नियम का क्या लिखने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, कथन लिखने जा रहा हूँ कि कूलॉम ने क्या बोला। तो देखना जरा, एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा जाए कूलॉम नियम को समझाइए, तो आप ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं वहाँ पे। तो देखो जरा, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य इस दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल का परिमाण, स्थिर वैद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण लिखना है यहाँ पे, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मैंने क्या बोला था, दो आवेश लेंगे, इसको समझना। यहाँ से दो आवेश लिए थे Q1 और Q2, दोनों आवेशों की मध्य की दूरी क्या थी, R थी। ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर, और कैसे होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए थे। और इनके मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल। इस बल का जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के परिमाण क्या है, Q1 और Q2 के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती। दोनों आवेशों के परिमाण Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दिया। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग, दोनों आवेशों की जो बल है स्थिर वैद्युत बल, वह दोनों आवेशों की मध्य की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम इन दोनों को एक साथ लिख के हमने फॉर्मूला निकाला, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे K क्या था, समानुपाती स्थिरांक था, कांस्टेंट था।
के क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट था, ठीक है। के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती थी, माध्यम पर, एसआई पद्धति पर, मतलब मात्रक पद्धति पर, सॉरी मात्रक पद्धति पर, और किस पे डिपेंड करती थी, माध्यम पर डिपेंड करती थी, माध्यम पर डिपेंड करती थी। तो हमने देखा था एसआई पद्धति में और वायु निर्वात के लिए, एसआई पद्धति में और निर्वात के लिए जो के का मान आया था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। और जब इसको सोल्व किया तो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी इसका मतलब देखेंगे हम, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है यहाँ पे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। पहली चीज़ तो मेरे को ये बताना है कि ये मात्रक मैंने कहाँ से लिखा और ये वाला मात्रक ये कहाँ से लिखा, ठीक है। तो देखना ज़रा, एक बार इसको उतार लो आप, मैं साइड में समझा देता हूँ। चलो देखो, के का मात्रक लिखने जा रहे हैं हम, है ना। तो के देखो यहाँ से के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। तो ये के को यहाँ ही पे रहने दो और बाकी सबको इधर भेज दो। तो एफ इधर है ही, ठीक है, ये डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये दोनों इसके क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। अब बताना बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। आर क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या थे, आवेश। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। इसका भी कितना हो जाएगा, कूलाम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर। ये किसका मात्रक लिख दिया मैंने, के का मात्रक लिख दिया, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का देखना जरा, के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज दो और के को इधर भेज दो। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, 1/4 पाई के आएगा। एप्सिलॉन नॉट का निकालना है मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रहने दो, 1 की जगह 1, 4 और पाई दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। के का क्या मात्रक निकाला हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर, जो थर्ड नंबर पे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मात्रक, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखना ज़रा, ये मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है और ये इसका फॉर्मूला निकाल दिया है। और के क्या है यहाँ पे, निर्वात की, के क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ तक समझ में आया हुआ, ठीक है। इसको एक बार मिटा देता हूँ फिर आगे चलते हैं। यहाँ से फॉर्मूला आया था एफ बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला आया एफ बराबर KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और के की वैल्यू क्या आई थी, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था, निर्वात की चुंबक, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता से क्या तात्पर्य है कि ये जो दोनों आवेश रखे हुए थे Q1 और Q2, इनके मध्य जो माध्यम था वो क्या था, निर्वात था, मतलब वैक्यूम था। मतलब दोनों आवेश के मध्य जो माध्यम है वो कौन सा है, निर्वात है। तब इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, ये वाला बल लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले बल को यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निर्वात में बल। ये जो बल लग रहा है वो किस में लग रहा है, निर्वात में बल लग रहा है, निर्वात में बल लग रहा है, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम माध्यम में बल निकालना चाहें, ये जो बल है वो किस में है, निर्वात में है। अब माध्यम में बल देखना जरा, अगर हम माध्यम में बल निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तात्पर्य ये है कि दो आवेश है Q1 और यहाँ पे रख दिया मैंने Q2, इनके मध्य मैंने क्या रख दिया है, माध्यम रख दिया है। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी, हवा, डामर, मिट्टी, कुछ भी, ठीक है। तब इन दोनों के मध्य की, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो किस में लगेगा, माध्यम में बल लगेगा।
तो मैं इसको डिनोट करूँगा एफ एम से। बल फोर्स किस में, मीडियम में, बल किस में, माध्यम में, तो कितना आएगा, ये भी उतना आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ज़रा ध्यान रखना यहाँ पे जो के है वो चेंज रहेगी, और वो कितनी रहेगी, 1/4 पाई। ये यहाँ तक तो दोनों में क्या रहेगी, निर्वात और माध्यम में सेम रहेगी। लेकिन निर्वात की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लिखना है, ठीक है। एयर की बात करेंगे तो, निर्वात की बात करेंगे तो, जब माध्यम की बात करेंगे, माध्यम कोई भी हो तो इसको यहाँ पे एप्सिलॉन एम से दिखा देंगे। किससे दिखाएंगे, एप्सिलॉन एम से, ठीक है। तो के का जो मान आया है वो कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। किसके लिए आया है, माध्यम के लिए। तो बताओ माध्यम के लिए बल कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। मैंने के की जगह के की वैल्यू रख दी है। और क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे एप्सिलॉन एम क्या था, एप्सिलॉन एम क्या था, ये एप्सिलॉन नोट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। वैसे ही एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और इसका मतलब अभी हम समझेंगे, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। एफ एम क्या है यहाँ पे, देखो एफ क्या था, निर्वात में बल। जब दोनों आवेशों के मध्य क्या था, निर्वात, तो बल कौन सा था, निर्वात में बल। अब दोनों आवेशों के मध्य क्या है, माध्यम, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे में बल, माध्यम में बल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब एक चीज, इसको समीकरण यहाँ पे दे देंगे, समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्यों दिया है अभी हम देखेंगे, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला निर्वात के लिए है, ये वाला फॉर्मूला माध्यम के लिए है, ठीक है। देखो एप्सिलॉन एम का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दिया गया है, तब उनके मध्य बल कितना लगेगा। यहाँ पे निर्वात का मतलब ये है, एप्सिलॉन नोट का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के मध्य क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, निर्वात है, तब इनके मध्य बल ये वाला लगेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि निर्वात में जो बल है और एक है माध्यम में बल, दोनों में से ज़्यादा प्रबल कौन सा है और दुर्बल कौन सा है, मतलब ज़्यादा परिमाण किसका है और किसका कम है, ठीक है। इसको मैं आपको एक डायरेक्ट तरीके से समझा दूंगा और फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि निर्वात में बल ज़्यादा लगेगा या माध्यम में बल ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये है, दोनों आवेशों के मध्य जब निर्वात रहेगी तब बल ज़्यादा लगेगा, या दोनों आवेशों के मध्य माध्यम रखेंगे हम तब बल ज़्यादा लगेगा, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। हमने बल देखा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो बल था वो किसके लिए था, निर्वात के लिए। निर्वात में बल इतना लगता है, ठीक है। इसको समीकरण हम सेकंड बोले थे, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा एफ एम, माध्यम में बल, वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो बल आया था वो किस में आया था, माध्यम में बल आया था। ये जो बल आया था वो किस में था, माध्यम में। जब दोनों आवेशों को मैंने क्या रख दिया था, माध्यम में। इसको समीकरण मैंने फर्स्ट बोला था। हम ये देखने वाले थे कि ये वाला बल जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात होगी तब बल ज़्यादा लगेगा, या दोनों आवेशों के मध्य माध्यम रखेंगे तब बल ज़्यादा लगेगा, यानी कि तुलना करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। देखो फर्स्ट में सेकंड का या सेकंड में फर्स्ट का, बात एक ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सेकंड में फर्स्ट का भाग देंगे तो क्या आएगा, एफ बटे क्या आएगा, एफ एम आएगा। एफ पहले आएगा, एफ एम बाद में आएगा, ठीक है। इसके अंदर इसका भाग देना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गौर करना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, बचा गया यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नोट, 1/एप्सिलॉन नोट बटे 1/एप्सिलॉन एम बचा है यहाँ पे। फोर्थ नंबर का है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट किसके बराबर चल रहा है, एफ बटे एफ एम के बराबर चल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एफ बटे एफ एम एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। जरा देखना यहाँ पे एक नाम और आता है, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता,
शीलता, और इसका दूसरा नाम होता है यहाँ पे परावैद्युतांक। क्या बोल सकते हैं इसको? परावैद्युतांक। देखो एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला था? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन एम को क्या बोला था? माध्यम की विद्युतशीलता। तीनों के नाम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नोट लिखा हुआ है तो निर्वात है, एम लिखा हुआ है तो माध्यम है, और आर लिखा हुआ है तो आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो आपेक्षिक एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या था? दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या था? दोनों आवेशों के मध्य माध्यम है। और एप्सिलॉन आर का मतलब क्या था? एप्सिलॉन आर का मतलब ये होता है कि एक के सापेक्ष दूसरा कितना है, दोनों की तुलना चल रही है कि एक कौन सा वाला ज़्यादा है, कौन सा वाला कम है, ठीक है। तो एक नाम आता है परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। ये इसका फॉर्मूला आता है, आगे हम देखेंगे, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट होता है। एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट होता है। एक फॉर्मूला हमने देखा है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, परमिटिविटी कहलाती है, ठीक है, परावैद्युतांक कहलाता है। ये फॉर्मूला हम इससे जस्ट अगला टॉपिक हुआ, अभी के लिए याद रखना, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या होता है? एप्सिलॉन आर, रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो एफ बटे एफ एम को क्या लिख सकते हैं? एफ बटे एफ एम को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब कौन सा ज़्यादा कौन सा कम ये देखने वाले हैं, तो देखना ज़रा, इस एप्सिलॉन आर को इधर भेज दो और एप्सिलॉन, या फिर ऐसे कर लो, देखो एफ का मान निकालना है मेरे को, तो ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या आएगा? एप्सिलॉन आर, यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम आएगा कि नहीं आएगा? ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब क्वेश्चन ये था कि एफ ज़्यादा है कि एफ एम ज़्यादा है, माध्यम में बल ज़्यादा है कि निर्वात में बल ज़्यादा है। अब आप बताना कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन है। आपका आंसर होगा कि निर्वात में जो बल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, बजाय किसके? माध्यम के। और क्यों होता है मैं अभी बिना फॉर्मूले से समझा दूंगा, अभी देखना आप। देखो ये एफ ज़्यादा क्यों है मैं बता रहा हूँ। बराबर का साइन है, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। देखो एफ और एफ एम में तुलना चल रही है, बीच में किसका साइन है? बराबर का। यानी कि ये इधर वाली राशि LHS और RHS क्या है? बराबर है। लेकिन ये बराबर कब है? एफ अकेला है और एफ एम और एप्सिलॉन आर, कहने का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसके बराबर हो रहे हैं। यानी कि एफ एम और एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई होंगे, फिर किसके बराबर होंगे? एफ के बराबर होंगे। और अकेला एफ इन दोनों को क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है, ठीक है। यानी कि एफ एम इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बराबर हो रहा है। तो हमको यहाँ से पता चला जो निर्वात में बल होता है, निर्वात में जो बल होता है वो किससे बड़ा ज़्यादा होता है? माध्यम में, माध्यम की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ कि निर्वात में बल ज़्यादा कैसे है और माध्यम में बल ज़्यादा कैसे है। देखना जरा, एक बार अपने हाथ को हवा में ऐसे लहराओ, ठीक है, हवा में लहरा रहे हो, और एक बार उसी हाथ को पानी में लहरा के दिखाओ, ठीक है, उतने ही स्पीड से। तो आप क्या देखोगे कि जो पानी है, माध्यम चेंज कर दिया आपने, पहले हवा में हाथ चारों तरफ घुमा रहे थे, अब पानी में चारों तरफ हाथ घुमा रहे हो। पानी में जब आप हाथ घुमाते हो तो आपके हाथ पे क्या रुकावट ज़्यादा होती है क्या? रुकावट ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आपका हाथ बल क्या लगा रखा है? बिल्कुल कम लगा रखा है। यानी कि पानी क्या है वहाँ पे? माध्यम है, तो माध्यम में बल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। किसकी तुलना में? वायु की तुलना में, ठीक है। आप वायु को वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम निर्वात में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि निर्वात में बल ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? माध्यम की तुलना में। और कितना ज़्यादा होता है? एप्सिलॉन आर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन आर का मतलब यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन आर का मतलब है यहाँ पे रुकावट। जैसे आप किसी सड़क पे दौड़ रहे हो, एक बच्चा तो सड़क पे दौड़ रहा है और एक बच्चा मतलब बुड्ढे में मिट्टी में दौड़ रहा है, तो कौन सा बच्चा आसानी से ज़्यादा स्पीड पे चलेगा? आपका आंसर होगा जो सड़क पे होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है? माध्यम, देखो वहाँ पे सड़क है और वहाँ पे माध्यम क्या है? मिट्टी है, ठीक है। तो मतलब माध्यम पे बल क्या करता है? डिपेंड करता है। और निर्वात में बल किसकी तुलना में ज़्यादा होता है? माध्यम की तुलना में ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? एप्सिलॉन आर ज़्यादा होता है, ठीक है। हम देख चुके हैं जो निर्वात में बल है वो ज़्यादा होता है माध्यम की तुलना में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम।
इससे आगे वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके आगे वाली वीडियो को भी जरूर देखना। और इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक तो आपको आने ही चाहिए, और मैंने उन सभी पार्टों की मतलब लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। आसानी समझ में आ जाएगा पहले वाले वीडियो देख के आओगे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ ज़्यादा निकला किससे, एफ एम से। अब जैसे कहीं क्वेश्चनों में आपको जैसे एक रिलेशन देखा हमने कि एफ बराबर है एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम के, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या करता है वो कई बार ऐसे बोल देता है कि बल दे दिया, निर्वात में बल दे दिया, ठीक है, एप्सिलॉन आर दे दिया, और आपसे पूछ क्या लिया, एप्सिलॉन एम पूछ लिया, तो आप नहीं निकाल सकते क्या? तीन में से कोई एक चीज़, दो चीज़ें दे रखी होगी और एक चीज़ पूछेगा, तो इससे आप बता सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और बतानी थी आपको। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है इसकी जो वैल्यू है कुछ चीज़ों के लिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे और कुछ चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चन में खुद दे देगा वो। जैसे एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के लिए कितना होता है, आपका आंसर होगा 1 होता है, आपको पता भी होना चाहिए। एप्सिलॉन आर का मान धातुओं के लिए कितना होता है, धातुओं के लिए कितना होता है, ये होता है अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देखो एप्सिलॉन आर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा है, रुकावट बहुत ज़्यादा है तो बल क्या होगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा यहाँ पे बल, इस कंडीशन में बल कितना होगा, 0 हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे रुकावट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और एप्सिलॉन आर का मान पानी के लिए कितना होता है, ये होता है 80 होता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन आर के मात्रक और एक बार इसकी देखेंगे विमा। पहले मात्रक की बात करूँ, एप्सिलॉन आर देखो क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। ये भी विद्युतशीलता है और ये भी क्या है, विद्युतशीलता। तो इस विद्युतशीलता से विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, कैंसिल, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये क्या होता है, मात्रक हीन होता है। एप्सिलॉन एन का, एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता और ना ही इसकी क्या होती है, विमा होती है। विमाहीन राशि है और क्या है, मात्रक। विमाहीन राशि है और मात्रकहीन राशि है, क्यों है, देखो ये भी क्या है, विद्युतशीलता, और ये भी क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता से विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या है, मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है। तो एप्सिलॉन आर के बारे में आप इतना समझना, ये एक प्रकार की रुकावट होती है कि माध्यम, ये सापेक्ष बताती है कि निर्वात में कितना बल है और माध्यम में कितना बल है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और आगे वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, इसी से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है।